नमस्कार साथियों, तमाम सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यह जो क्लास है तमाम उन सभी विद्यार्थियों के लिए हैं जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड है। साथ ही वर्तमान में ITI फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे या किसी स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट जिनके ITI फर्स्ट ईयर में बैक हैं, वह भी इस क्लास को देख सकते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में किसी भी स्टूडेंट के अगर बैक है तो वह इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आपको फर्स्ट ईयर का जो पेपर है ना 2023 वाला, यहाँ पर डेट लिखी हुई है 11 जुलाई 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट शिफ्ट यानी कि 3 बजे वाले शिफ्ट में, वह पेपर हम आपको करवा रहे हैं। इसमें तमाम क्वेश्चंस वह है जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पेपर हैं तो एग्ज़ाम में पूछे गए ही क्वेश्चंस है, तो आपको फ़ायदा यह होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तो आपको यह क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं यानी कि एग्ज़ाम में आया हुआ पेपर जो होता है उसको करना महत्वपूर्ण होता है, जिससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में अपन को फ़ायदा मिलता है कि किस तरीके के तो क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो अपने एग्ज़ाम में भी अपन को ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसलिए क्लास को अंतिम तक ज़रूर देखना, तमाम सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और साथ ही जिनके बैक हैं फर्स्ट ईयर में वो वाले स्टूडेंट जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, चलिए इससे अपन ने देखिए इस पेपर के अपन ने 25 क्वेश्चंस कल वाली क्लास में किए थे। आज अपन 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर देना, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि जो वीडियो को जो इम्प्रेशन है वह बढ़ता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा तादाद में बच्चे देख पाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक यह क्लास पहुँचे, है ना। और इसको शेयर भी अपने ग्रुप में ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? आपके सामने चित्र है, ट्रांसफार्मर आपको दर्शाया गया है। देखिए, ट्रांसफार्मर में जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ यहाँ पर जो यह है ना, ये ट्रांसफार्मर की कोर होती हैं जो पटलित की जाती हैं। 0.1 mm या 0.5 mm की यह पत्तियाँ होती हैं, जिनको लेमिनेशन कर कर पतली पतली पत्तियों को चिपका कर बनाया जाता है कोर को। ठीक है, इसमें सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। सिलिकॉन की मात्रा इसलिए मिलाई जाती है ताकि हिस्टैरिसीस हानि कम हो, और इनको पतली पतली पत्तियों से इसलिए बनाया जाता है ताकि इनमें बहुत ज़्यादा हानि नहीं हो। ठीक है, इसमें दो वाइंडिंग आपको नज़र आ रही है, एक वाइंडिंग जो कि प्राइमरी वाइंडिंग है और एक वाइंडिंग जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो देखिए यह जो ऊपर वाला हिस्सा, अब इसका क्वेश्चंस के ऑप्शन पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर देंगे, तो आप देख पाएंगे कि ऑप्शन में अपन को क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, यह सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर अपन को बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि सेल गोल होता है तो गोल प्रकार का तो ये नज़र अपन को नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है ना कोर टाइप ट्रांसफार्मर, तो यह कौन सा ट्रांसफार्मर है? कोर टाइप, क्योंकि अपन को यहाँ पर क्या नज़र आ रही है, यहाँ पर अपन को कोर नज़र आ रही है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं, जो देखिए क्वेश्चन से 27 नंबर जो कि है, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? संकीर्ण जगह का मतलब होता है सकड़ी जगह। सकड़ी जगह के लिए कौन सी केबल बिछाना उपयुक्त होता है? तो देखिए, केबल जब हो ना पास जगह, संकीर्ण जगह सकड़ी जगह है, तो एक से ज़्यादा जब केबल बिछानी पड़ती हैं तो दोनों का जो, जैसे कि ये केबल बिछी और एक केबल ये बिछी, तो दोनों क्या हो जाते हैं, संपर्कित हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पर शॉर्ट सर्किट का संभावना होता है। इसलिए क्या किया जाता है कि इन केबलों को पाइप के अंदर बिछाया जाता है, जिनको डक्ट पाइप कहा जाता है, जिससे क्या है कि ये एक दूसरे के संपर्क में ना आए। केबल पास हो लेकिन फिर भी ये क्या हो, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, इसलिए इनको डक्ट पाइप के अंदर डाला जाता है, फिर उसके बाद में इनको बिछाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक
निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? निरपेक्ष उपकरण के बारे में पूछा है तो स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर जो है ना वो निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे बच्चे गलतियाँ करते हैं, यहाँ पर ऊर्जा मापी करके आ गया, पढ़ते नहीं है इसलिए गलतियाँ करते हैं, अगर पढ़ते तो यहाँ पर गलती नहीं होती। ठीक है, फिर बाद में फिर फेल हो जाते हैं, बैक आ जाती है, फिर वापस से पैसे जमा करवाते हैं, फिर बैक देते हैं, समय बर्बाद होता है। तो पहले ही पढ़ लो ना ताकि फिर बैक ना आए। अच्छे से पढ़ो, जब आपके पास 2 साल का समय है तो अच्छे से पढ़ो। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर, देखिए ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया इनने। सब जानते हैं ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। देखिए ये क्या है, मैं आपको फिर से समझा दूं। ट्रांसफार्मर जो होता है ना, पहले अपन ट्रांसफार्मर पर चलते हैं। देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये ट्रांसफार्मर है ना, यहाँ पर आपको कंजर्वेटर भी दिख रहा होगा। ये देखिए ये कंजर्वेटर है, ये वाला क्या है? कंजर्वेटर है ना, क्या है ये? कंजर्वेटर। ठीक है, यह क्या है? तो कंजर्वेटर है। देखिए इसको समझना है कि ये कंजर्वेटर आखिरकार क्या काम आता है। वैसे सभी भागों के नाम लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कंजर्वेटर काम क्या आता है? देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बॉक्स के अंदर तेल होता है। तेल क्यों होता है? तो इनके अंदर जो वाइंडिंग होती है ना ट्रांसफार्मर के अंदर, उनमें जब करंट बहता है हाई लेवल करंट, तो वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। जो वाइंडिंग्स होती है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। जब वो गर्म होगी तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं रहती हैं। जब उनका इंसुलेशन पिघल जाए, अधिक गर्म हो जाएगी तो इंसुलेशन पिघलेगा, इंसुलेशन पिघलने के कारण वो क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो वो गर्म ना हो इसलिए इसमें तेल डाला जाता है, जिससे क्या है कि वाइंडिंगें ठंडी रहती हैं। अब वो जब वाइंडिंग गर्म होती है ना तो साथ ही साथ तेल भी गर्म होता है। जब वो तेल गर्म होगा, गर्मी के कारण वह क्या होगा? उबाल लेगा तो वो क्या होगा? ऊपर की ओर आएगा। जब वो ऊपर की ओर आता है या गर्मी पड़ती है तो ऊपर की ओर आता है ना, तो वह क्या होता है? जैसे पहले तो यहाँ तक ही भरा हुआ था, लेकिन जब वह और ज़्यादा गर्म होता है तो वह इन पाइपों के थ्रू ये ऊपर वाले टैंक में आ जाता है, ये ऊपर वाले टैंक में आ जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए अगर गर्म हो रहा है तेल, अगर ये ऊपर ये कंजर्वेटर नहीं होता तो फिर वो तेल कहाँ जाता? ठीक है भाई, अभी तो गर्म होगा तो इस कंजर्वेटर में आ जाएगा, लेकिन अगर ये कंजर्वेटर नहीं होता तो ये जब टैंक पूरा भरा जाता उसके बाद में भी अगर तेल उबाल करता तो फिर कहाँ जाता? ठीक है, तो ये कंजर्वेटर क्या करता है कि जब ये तेल गर्म होता है ना तो इसको जगह देता है, और वापस से जब वापस से ठंडा हो जाता है तेल तो वापस से यहाँ से वापस से वाइंडिंग के अंदर तेल को भेज देता है। ठीक है, तो यह तेल के स्तर को क्या करता है? बराबर करता रहता है, यह काम इसका होता है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, है ना। तो ये लोड भिन्नता, जब लोड बढ़ता है या कम होता है ना तो उसके कारण तेल के स्तर के विस्तार की अनुमति देता है, यानी कि जो तेल बढ़ता है ना तो उसको उसमें समावेश कर लेता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि है शुष्क सेल, जो कि ड्राई सेल इसको कहा जाता है। शुष्क सेल में धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो जो शुष्क सेल होता है ना, इसमें शुष्क सेल क्या होता है? आपकी जो घड़ी में सेल डलता है या आपके टीवी के रिमोट में जो सेल डलता है वह क्या होता है? शुष्क सेल होता है। ये जो शुष्क सेल है इसके अंदर देखिए कार्बन का क्या होता है? जो इसके अंदर जो टर्मिनल होता है ना अंदर, जो आपने कभी सेल को तोड़ा हो तो उसके अंदर काले कलर की एक ब्लेड चौक निकलेगी। ठीक है, तो वह क्या होती है? कार्बन की होती है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रिलक्टेंस की इकाई क्या है? रिलक्टेंस की इकाई पूछी है। रिलक्टेंस की इकाई बहुत ही सिंपल सी है, एम्पेयर टर्न होती है, ये ध्यान रखना। क्या होता है? एम्पेयर टर्न प्रति वेबर होता है। क्या होता है? एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है, ये ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, ये पीडीएफ का क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है। कंड्यूटर सामग्री का नाम क्या है? यह बैंड है, ये ध्यान रखना। क्या है? यह बैंड है। देखिए जब कॉर्नर पर जैसे कि वायरिंग करते हैं तो ये कॉर्नर होता है, कॉर्नर पर ऐसे घुमाना हो वहाँ पर इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये बैंड तो है, लेकिन कौन सा है? ठोस एल्बो है, ठोस बैंड है या निरीक्षण बैंड है? तो ये इन्फेक्शन बैंड है, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर इस तरीके का प्लेट लगी हुई है जिसमें 2 छेद हैं, एक इधर है एक इधर है, तो इनको ध्यान रखना, अच्छे से समझना। ठीक है, निरीक्षण बैंड है। ठीक है, हर चीज़ का नाम आपको याद रखना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो श्रेणी परिपथ जो होता है ना वह वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध जोड़ने के लिए काम में लेते हैं।
जो वोल्टमीटर होता है ना उसमें मल्टीप्लायर एक प्रतिरोध लगा हुआ होता है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। बच्चे ने जैसे कि यहाँ पर आपको समझना है वोल्टमीटर संयोजन किया तो वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ता है, श्रेणी में नहीं जुड़ता है, इसलिए गलत हो गया। मीटर में शंट प्रतिरोध भी समांतर में जुड़ता है और घरों में प्रकाशीय व्यवस्था भी किस प्रकार से होती है, वो समांतर क्रम में होती है। तो ये सारे के सारे सिस्टम समांतर में होते हैं। बाकी ऊपर ऊपर जो वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध है ना, ये ओनली श्रेणी क्रम में जुड़ता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या है। देखिए संधारित्र होता है, संधारित्र के अंदर ये दो प्लेटें होती हैं और ये प्लेटों के बीच में क्या भरा जाता है, जो अचालक पदार्थ होता है वह भरा जाता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि अचालक पदार्थ क्यों भरा जाता है, इसका काम क्या है। तो प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को क्या करता है, यह रोकता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, भरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि ध्यानपूर्वक समझना। क्वेश्चंस क्या है कि एकल यानी कि सिंगल फेज आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। तो लाइन धारा गणना करने का सूत्र क्या है, यह एसी है, ये यहाँ पर रजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या किसकी गणना करनी है, तो यहाँ पर समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करनी है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जूम करके बता देता हूँ। चित्र तो आपको दिख ही गया होगा, समांतर में जुड़े हुए हैं दोनों, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शंस को आप जूम कर देखना। तो क्या है फॉर्मूला, जिसको आप ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो देखिए आई एल बराबर आई रजिस्टेंस धारा प्लस कैपेसिटिव धारा, दोनों के ऊपर स्क्वायर प्लस अंडर रूट से जुड़ी हुई है। ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक देख लीजिए और समझ लीजिए, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए एक बार गलती कर देता है कोई भी बच्चा, तो आप उस गलती को ना करें, इसलिए आपको ओल्ड पेपर देखने होते हैं ताकि आप उस गलती को ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। चमकदार यानी कि ल्यूमिनेशन फ्लक्स की इकाई क्या है, तो यहाँ पर इसके इल्यूमिनेशन का ल्यूमेन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध के मान का क्या होगा। तो देखिए यदि अर्थ पाइप जो होता है ना उसकी लंबाई को बढ़ा दी जाती है, अधिक गहरा उसको कर दिया जाता है, ज़मीन के अंदर उसको ज़्यादा गाड़ दिया जाता है, तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है एल्यूमिनियम की चालकता क्या मान है। एल्यूमिनियम जो पदार्थ होता है ना उसकी चालक जो होता है उसकी चालकता का मान क्या होता है, तो 35 मोह प्रति मीटर होता है, यानी कि 1 मीटर में 35 मोह होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको रटना है, बिल्कुल रटना है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको रटना है डायरेक्टली, तो इनको रट कर याद रखो। ठीक है, कैसे भी याद रखो लेकिन याद रखो। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो पेपर होता है ना उसमें 38 क्वेश्चन तो कौन से आते हैं, आपके ट्रेड थ्योरी के आते हैं, और 6 क्वेश्चन किसके आते हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के आते हैं, और 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के आते हैं। यानी कि इनके टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और 25 क्वेश्चन आते हैं आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो इन सभी का मिलाकर एक पेपर अलग से और इस पेपर एक अलग से, दोनों पेपर वैसे साथ में ही होते हैं, लेकिन एक पेपर तो यह है, एक पेपर ये, 2 पेपर आपके एक साथ होते हैं। तो अपन ने 25 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे थ्योरी के, और ये 38 यानी कि ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के आपके क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वह क्वेश्चन आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन के, ये ध्यान रखना। अब ये वर्कशॉप कैलकुलेशंस का पहला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। किसी भी पदार्थ जो होता है ना उसका द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो उसको घनत्व कहते हैं, ये ध्यान रखना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। देखिए वर्ग की भुजा के बारे में पूछा गया है, और भुजा का मान क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 625 दिया है, तो इसका ये किसका स्क्वायर है, ये ध्यान रखना। तो ये स्क्वायर किसका है, 25 का स्क्वायर है, 25 × 25 625 होता है, तो यही आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेमी व 18 सेमी है। आयत का परिमाण यानी कि परिमाण पूछा है,
परिमाण पूछा है तो देखिए परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि परिमाप जो होता है ना आयत का, उसके बारे में पूछा है। जैसे कि मान लीजिए यह आपका क्या है, आयत है, तो देखिए इसकी जो है ना यहाँ पर दी है चौड़ाई तो कितनी दी है 20, चौड़ाई तो क्या दी है 20, और यहाँ पर सॉरी लंबाई तो दी है 20 और चौड़ाई कितनी दी है 18 दी है, इस तरीके से दी है। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको समझा दूँ। फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। फॉर्मूला क्या है, 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो देखिए 2 कोष्टक लंबाई कितनी दी है अपन को 20 दी है, और चौड़ाई कितनी दी है 18 दी है, ठीक है। चौड़ाई 18 दी है और लंबाई 20 दी है, और फॉर्मूले के हिसाब से 2 लगा दिया। तो इस 20 और 18 को क्या करना पड़ेगा, अपन को जोड़ना पड़ेगा। तो 18 ने 20 कितना हो गया 36 हो गया, और 36 को जब अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 76 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना कंप्लीटली सही आंसर क्या हो जाएगा 76, ठीक है। 76 कंप्लीटली सही आंसर है। आयत का परिमाप ही तो ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी का क्वथनांक क्या है। पानी का क्वथनांक पूछा है, वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए जो उदाहरण है वह है सीजर्स का एक पेयर, सीजर्स का एक पेयर। ये याद रखने वाले क्वेश्चन है, और सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने हैं, जो कि देखिए यह क्वेश्चन आपके पीडीएफ में है, जो कि इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो मूलभूत इकाइयाँ लंबाई, द्रव्यमान और समय है। ये ध्यान रखना। लंबाई को दूरी में मापते हैं, द्रव्यमान को किलो में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब ये 6 क्वेश्चन आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन के समाप्त हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वह क्वेश्चन आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। ड्राइंग के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके के आते हैं, इनको आप देख लीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, सेट स्क्वायर का नाम खोजे। ये जो सेट स्क्वायर है ना, यह आपको देखिए, इसको जूम करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो सेट स्क्वायर है आपको दिख रहा होगा, ये जो सेट स्क्वायर होता है ना, इसमें ये 45 डिग्री का होता है ना। ये कितने डिग्री का होता है 45 डिग्री का होता है। दो कोण इसमें कितने डिग्री के होते हैं 45, यानी कि ये भी 45 का होता है और ये भी 45 का होता है। ये जो होता है ना इसका, ये 90 का होता है। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर 45 डिग्री सेट स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या होगा 45 डिग्री सेट स्क्वायर आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए उपकरण की पहचान करें। सभी जानते हैं, सबने इसका प्रयोग किया गया है। क्या है ये, चांदा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन ही कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन से फोकट की क्वेश्चन आंसर मिल गया, ठीक है। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है। शीर्षक ब्लॉक स्थिति कौन सी सही है, इसको देखिए डायरेक्ट अपन ऑप्शन पर आ जाता है सही आंसर पर। ये इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ आपको ताकि ये अच्छे से आपको दिख पाए, ठीक है। ये अच्छे से आपको दिख पाए, इसलिए इसको आपको याद रखना है ना। क्वेश्चन को याद रखना और ये चित्र को याद रखना। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना। यहाँ पर देखिए ये होता है ड्राइंग स्पेस। ये क्या होता है, ड्राइंग स्पेस होता है। यह बॉर्डर होता है और यह फ्रेम होता है, और यहाँ पर टाइटल ब्लॉक होता है। ये जो पहले ड्राइंग्स बनती थी ना, वहाँ पर ये ड्राइंग शीट होती थी, इस तरीके से ये होता था, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब वैसे ड्राइंग आपकी बहुत सिंपल हो चुकी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे तो सिंपल ही काम हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए किया जाता है। कंपास का जो उपयोग है ना, वो वृत्त बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं, वृत्त, ठीक है। वृत्त यानी कि सर्कल बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, चित्र में दिखाई गई सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। ये किसका प्रतीक है, लकड़ी का प्रतीक है, ध्यान रखना। किसका प्रतीक है, लकड़ी का है। यहाँ पर लकड़ी आपका कंप्लीटली सही आंसर है। कौन सा, तो लकड़ी यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर है। आज के लिए आपका अंतिम क्वेश्चन है A4 जो जेरोक्स कराने जाते हैं ना आप, तो वहाँ पर जो आपको जो पेपर में जेरोक्स करते हैं वह A4 जेरोक्स A4 पेज होता है ना। उसकी साइज़ क्या होती है, A4 होती है। तो A4 सीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है, तो उस A4 जो पेज होता है ना, उसकी साइज़ क्या होती है, साइज़ होती है 210, क्या होती है 210 इंटू 297, ठीक है। 210 इंटू 297 होती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपन ने 25 क्वेश्चंस आज फिर कर लिए हैं। कल भी अपन ने 25 किए थे और आज भी अपन ने कितने किए हैं,
5 के हैं, इस हिसाब से अपन ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं पेपर के। कल वाली क्लास में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो कल वाली क्लास को भी ज़रूर देखना, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप लगातार हमसे जुड़े रहे हैं और आने वाले वीडियोज़ की जो लिंक है वो आप तक पहुँच जाए, है ना। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाना, हम सभी वीडियोज़ को वहाँ पर शेयर करते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट हमसे वंचित ना रहे PDF से या किसी भी प्रकार के वीडियोज़ से, तो या किसी भी प्रकार की सूचना से वंचित ना रहे। हम कोई भी सूचना आती है, इमरजेंसी सूचना आती है, तो हम वहाँ पर ज़रूर शेयर करते हैं, ताकि हर एक बच्चा वहाँ पर मैसेज के थ्रू देख पाए, और PDFs भी उनको वहीं पर ही अप्लाई में अवेलेबल होते हैं, तो वहीं पर ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।